हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं डिलीटेड पोर्शन से। तो 12th के जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं तुम्हारे, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेटजी इन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, या एनवायरमेंटल इशू है, तो तीनों लेसन के क्वेश्चन है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंटल इशू के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पिछली बार भी सीईटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आज मैं उन क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ जो तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर्स हैं, और हर एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने है ना ईयर को भी रब नहीं किया, तो हर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इनमें से कौन है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट का जब भी कोई भी प्राइमरी पोल्यूटेंट किसके साथ मिक्स होता है, किसी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है तुम्हारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कोई भी प्राइमरी पोल्यूटेंट जब किसी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो या उसका फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएगा। और जो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, PAN, पर ऑक्साइल या पर एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या आ जाएगा, किससे ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके बाद है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एसिड रेन। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारा CET 2025 का क्वेश्चन है। ये CET 2025 का क्वेश्चन है, एसिड रेन से पूछा गया था। एसिड रेन इज कोज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन से बढ़ने की वजह से होती है, CO2 एंड CO, या O3 एंड डस्ट, SO2 एंड NO2, किसकी वजह से होती है, SO2 और NO2। और एसिड रेन आती कैसे है, जब वाटर के साथ या वाटर वेपर के साथ SO2 ट्रीट करता है तो क्या बन जाएगा, H2SO4, ये भी हार्मफुल एसिड है। और जब H2O किसके साथ, NO2 के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। और ये एसिड रेन करेंगे, जिससे बहुत सारे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, या एग्रीकल्चर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ बोल रही हूँ, तो इस टाइम मेरी जो साउंड है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो मेरी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 30 to 60 डेसिबल होनी चाहिए। अगर एबो 80 जाता है या 60 जाता है तो वो क्या, किसका काम करता है, नॉइज़ का काम करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे 70 to 90 ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये हाई नॉइज़ पॉल्यूशन है। और ये क्या होती है, ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, बहुत कम इंटेंसिटी होती है। तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के टाइम हमारी कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, 30 to 60। वैसे चिल्लाने पर बढ़ भी जाती है, जैसे क्लास में जब बहुत सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर। इनमें से पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है। देखो जो बुक है वो इसका आंसर क्या दे रही है, सिलिकोसिस भी दे रही है और लेप्रोसिस भी दे रही है, लेकिन इसका सबसे जो मेन है वो क्या होता है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस तुमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था। सिलिकोसिस किससे होने वाली है, सिलिका से होने वाली है। और ये क्या करती है, लंग फिब्रोसिस करने का काम करती है। क्या हो जाता है इससे, लंग फिब्रोसिस हो जाता है, या लंग कैंसर भी हो जाता है। फ्लोरोसिस क्या करती है, फ्लोरोसिस जो डेंटल रीजन है, यानी जो डेंटाइन रीजन है उसको ख़राब करती है। फ्लोरोसिस यानी दांतों को ख़राब करती, दांतों में होने वाली डिजीज है। न्यूमोनोकोनोसिस किससे होने वाली डिजीज है, निमोनिया से, यानी लंग्स पर इफेक्ट डालती है।
तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉल्यूटेंट क्यों माना जाता है? रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, और कितने गुना ज़्यादा? 310 टाइम्स ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये 8 घंटे के अंदर, यानी 8 घंटे के इंटरवल के अंदर ये क्या कर जाता है? हमारे पूरे ब्लड के हीमोग्लोबिन यानी 7.5% हीमोग्लोबिन को ये कंबाइन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, पैरालिसिस अटैक आना शुरू हो जाएंगे, न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द ताजमहल इज़ थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। ताजमहल क्यों थ्रेटन की पोजीशन में, यानी क्यों डिग्रेड होता जा रहा है? ताजमहल डिग्रेड होता जा रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रीज हैं, और वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या रिलीज कर रही हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हैं, जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो कलर है, यानी जो मार्बल से बना हुआ है, वो कैसा होता जा रहा है? येलो कलर होता जा रहा है। और दूसरे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये मार्बल को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को भी डिस्ट्रॉय करती है, और कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट में बना देती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। अगर मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइप की टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल में बढ़ जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। मान लिया वही क्वेश्चन है कि डीडीटी का स्प्रे कर दिया, तो डीडीटी का स्प्रे करने के बाद क्या हुआ? इसको किसने लिया? प्लांट ने। प्लांट में क्या है? प्लांट से किस में जाएगा? ये प्लांट को जो खाएंगे हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से किस में जाएगा? कार्निवोरस के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होना शुरू हो जाएगा? पूरी की पूरी जो फूड चेन है उसमें ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और ये बायोमैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन अब की बार नीट में भी था, बायो रेमिडिएशन, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो पेस्टिसाइड, तो ये क्वेश्चन अब की बार नीट में भी था। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का परमानेंटली एक्युमुलेशन हो जाता है किसी भी फूड चेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। रैकेल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज़ रिलेटेड टू, जो एक साइंटिस्ट थे रैकेल कार्सन्स, इन्होंने की एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, तो ये किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से। पेस्टिसाइड, जैसे हम खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं या घरों में यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया था साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग किसको बोला जाता है? पेस्टिसाइड पॉल्यूशन को। उसके बाद है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। वाटर पॉल्यूशन के लिए कॉमन इंडिकेटर कौन होता है? ई कोलाई होता है। देखो ई कोलाई कहाँ रहता है? ई कोलाई रहता है एक परमानेंट होस्ट है किसका? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में निकल जाएगा? फैकल मटेरियल में। अगर फैकल मटेरियल में चला जाएगा तो ये किस में होगा? सीवेज में। यानी अगर सीवेज वाटर के अंदर ई कोलाई मिलता है तो इसका मतलब वो पॉल्यूटेड वाटर है, और अगर इसको ड्रिंक किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालेगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ई कोलाई। द मिनी मेटा डिजीज इन जापान वॉज कोज्ड थ्रू द पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय द। मिनी मेटा डिजीज किसकी वजह से होती है? मिनी मेटा डिजीज इज कोज्ड बाय द मरकरी। मरकरी की वजह से होती है। और ये भी क्या है कि जापान में क्या है? ये पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है मरकरी की वजह से। इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उसके, तो मरकरी से होने वाली डिजीज है मिनी माता। और इसमें एक और आता है, एक और डिजीज आती है इटाई डिजीज आती है।
इटाई इटाई किससे होती है? कैडमियम के डिपोजिशन से होने वाली डिजीज है इटाई इटाई। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following organism is likely to have a more concentration of DDT in its body? अभी मैंने समझाया था बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एक्युमुलेशन किसी फूड चेन में हो जाए परमानेंटली, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो डीडीटी का अमाउंट इसमें सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? टॉप कार्निवोरस के अंदर मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जब भी किसी भी केमिकल की एक्युमुलेशन होती है तो वो फैट के साथ होती है, यानी फैट का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो फैट का अमाउंट तुम्हें पता है, फैट इंक्रीज कैसे होता है? जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो फैट का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जैसे हर्बीवोरस में कम फैट होगा, उससे कार्निवोरस में उससे ज़्यादा फैट होगा, तो जो टॉप कार्निवोरस हैं उनमें डीडीटी का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन वाटर प्लांट है दैट हैज़ बिकम अ ट्रबलसम वाटर वीड इन इंडिया। अमेरिका का एक प्लांट है जो इंडिया के लिए एक मुसीबत बन गया है और वो एक वाटर वीड है। तो वो कौन सा प्लांट है? वो होता है इकॉर्निया क्रेसिपस। इसका जो कॉमन नेम है अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वाटर हाइसिंथ। क्या बोला जाता है? वाटर हाइसिंथ। इसको बोला जाता है, एक और नाम भी है, इसको बोला जाता है टेरर इन बंगाल। क्या बोला जाता है इसको? टेरर इन बंगाल, ये भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने आतंक मचा दिया था। इतना ज़्यादा स्पीड से ये रिप्रोडक्टिवली ग्रो करता है कि पूरे तालाब में फैल जाएगा। और ये ग्रो किससे करता है? ये करता है ऑफसेट से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इकोर्निया किससे ग्रो करता है? ऑफसेट से ग्रो करता है। तो इसका जो रेट ऑफ डिवीजन है या रेट ऑफ ग्रो है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये मान के चलो। अगर इकोर्निया बढ़ेगा पानी के अंदर तो इसका मतलब उसके अंदर यूट्रोफिकेशन भी बढ़ेगी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? किसी भी वाटर बॉडी में किसका? न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ना, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कोज्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ। किसकी वजह से हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी। तुम्हें पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में तुमने सुना होगा कि बहुत सारे आदमियों की डेथ हुई थी। कुछ तो ऐसे थे कि दम घुटने की वजह से वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। जिन्होंने भागने की कोशिश की थी वो भी नहीं भाग पाए थे, इतना ज़बरदस्त पॉइजन था ये। Which one of the following pairs of gases are the major cause of greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेजर गैसेस कौन सी होती हैं? CO2 और N2O। अच्छा, लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ। लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ जल्दी। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O को। N2O को क्या बोलते हैं हम? लाफिंग गैस बोला जाता है। और ये जो गैस है ना, इसको लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं? इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा टेक्सचर होता है? स्वीट टेक्सचर होता है। मतलब जैसे ही इस गैस को छोड़ा जाएगा तो ये कैसा वो देगी? स्वीट देगी, थोड़ा मतलब मीठा मीठा सा महसूस होगा। तो ये होती है लाफिंग गैस। और ग्रीन हाउस की मेजर गैसेस कौन सी होती है? CO2 और N2O। ये क्या करती है? बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली ये क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। डॉब्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ। डॉब्सन यूनिट किसके लिए यूज की जाती है? डॉब्सन यूनिट की जाती है मेजर द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में यूनिट ओजोन। डॉब्सन यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। और ओजोन कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन कौन सी लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंटल डे। 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंट डे। 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे।
और 21 अप्रैल को क्या होता है, स्पेस या जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो रिसर्च करते हैं उनके लिए डे मनाया जाता है 21 अप्रैल। गुड ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर और बैड ओजोन इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर। बैड ओजोन मतलब हल्की फुल्की थिकनेस मिलती है और गुड ओजोन का मतलब है एक प्रॉपर थिकनेस के साथ मिलना। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या मोटिव था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब था कि रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। किसको रिड्यूस करना? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करना, ये इसका मेन मोटिव था। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो इसके अमाउंट को क्या करना था? रिड्यूस करना था। एक और प्रोटोकॉल होता है, वो होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं भी। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए चलाया जाता है? ये चलाया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये चिपको मूवमेंट में क्या थी? अमृता देवी बिश्नोई थी और ये पेड़ों के साथ चिपक गए थे। और उस टाइम ये क्या था? यूपी में, उत्तराखंड में ये केस हुआ था। उस टाइम अमृता देवी और उसकी जो बिश्नोई कम्युनिटी थी वो पेड़ों के साथ चिपक गई थी। ये बोला जाता है कि अराउंड 500 लोगों ने उस टाइम अपनी जान गंवाई थी। 500 को पेड़ों के साथ काट दिया गया था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? ऑफसेट प्रोड्यूस्ड होते हैं माइटोटिक डिवीजन से। अभी मैंने बताया था कि जो इकॉर्निया है वो कैसे ग्रो करता है? इकॉर्निया ग्रो करता है माइटोटिक डिवीजन या ऑफसेट से। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि इकॉर्निया कैसे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है? तो इकॉर्निया ऑफसेट से करता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो 2 क्वेश्चन और बताती हूँ। इसके बाद है मियोटिक डिवीजन। तुम्हें पता है क्या होता है? 2n से क्या बन जाना? n और n हाफ। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी क्या किसको बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट को क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स फ्रूट। कैसे डेवलप करते हैं ये? विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब एक हैप्लॉइड से डायरेक्ट कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाए या जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और मेल में पार्थिनोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? जैसे मेल में जो ड्रोन प्रोड्यूस्ड होते हैं हनी में, उस प्रोसेस को बोला जाता है एरहेनोटोकी। एरहेनोटोकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। एरहेनोटोकी, एरहेनोटोकी मेल डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थिनोकार्पी किसको बोलते हैं? जब भी कोई फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल आता है बनाना। द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर क्या होती हैं? एक्सिलरी बड होती हैं और यहीं से जो पोटैटो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। एक ऐसा प्लांट जिस पे पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्रूट आता है तो उसको बोलते हैं बैम्बू स्पीसीज। यानी जो कौन सी होती है? बांस का जो पेड़ होता है। कितने साल में आता है? इस पे 50 साल में एक बार फूल आता है। और इसी के साथ एक और भी होता है नील कुरंजी। नील कुरंजी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई। नील कुरंजी, नील कुरंजी पे 12 साल में एक बार फूल आता है और हिमालयन रीजन पर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। ये पूरा हिमालयन रीजन नील कुरंजी के फ्लावर से भर जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोशियस। मोनोशियस इसमें से कौन है? मार्केंशिया, डायोसियस है, मेल अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। साइकस पे भी मेल अलग फीमेल अलग, डेट पाम पे भी। तो बचा क्या? पाइनस। पाइनस कैसा है? बाइसेक्सुअल है।
द ऑस्ट्रस साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ऑस्ट्रस साइकिल देखो बोलते किसको है, ऑस्ट्रस साइकिल बोला जाता है हीटिंग पीरियड को। किसको बोला जाता है? हीटिंग पीरियड को। मैमेलियन फीमेल अदर देन द प्राइमेट, प्राइमेट को छोड़ के यानी मंकी को, चिंपैंजी को, एप्स को, ह्यूमन को छोड़ के बाकी जो भी मैमेलियन फीमेल बच गई, जैसे फोक्स हो जाएगा, जैकल्स हो जाएंगी, बफेलो हो जाएगी, काऊ हो जाएगी, ये ओस्ट्रस साइकिल को शो करते हैं। यानी जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस टाइम इनकी जो बॉडी है वो एक्सेस में हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे इनको फीलिंग आती है किसकी? कॉपुलेशन की। पार्थिनोजेनेसिस आ गया ना। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट द फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल एक तो क्या आता है? टर्की आता है। एक इसका एग्जाम्पल मेल ड्रोन आता है। ठीक है, ये सारे क्या है? पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड करते हैं। बाय विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिजार्डेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी, एव्यू एंड मेरिनोरैम। इसके क्वेश्चन से ही एक आंसर बन जाता है। ये जो हिजार्डेल है ये एक ब्रीड है किसकी? एव्स की, मतलब शिप की एक ब्रीड है। और ये कैसे प्रोड्यूस, ये किसने की थी? ये ब्रीड हुई थी पंजाब के अंदर प्रोड्यूस्ड हुई थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, हिजार्डेल किस किस का मिक्सचर है? तो ये बीकानेरी एव्स का और मैरिनो रेम्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना हिजार्डेल डाल के और इजुगल टू लिख लेना बीकानेरी एव्स और मैरिनो। ये क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट था और इसमें दोनों ही क्या ली गई थी? सुपीरियर वैरायटी ली गई थी। सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्रॉस ब्रीड करवाया गया था। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। हिजार्डेल क्रॉस ब्रीडिंग से प्रोड्यूस की गई थी और किसका मिक्सचर था? ये बीकानेरी एव्स का और मैरिनो रैम का। विच फिश सिलेक्टिवली फीड ऑन लार्वा ऑफ मॉस्किटो। लार्वा ऑफ मॉस्किटो पर कौन फीड करती है? गैम्ब्यूसिया। लार्विसाइड फिश इसको बोला जाता है। तो इसीलिए जब हमने मलेरिया वाला वो पढ़ा था तो मलेरिया में पढ़ा था कि तालाब के अंदर गैम्ब्यूसिया फिश छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉस्किटो के सारे लार्वा को खा जाती है और फिर मॉस्किटो ज़्यादा ग्रो नहीं करते। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। म्यूटेशन प्लांट सेल में कैसे इंड्यूस्ड होती है? म्यूटेशन को अगर प्लांट सेल में इंड्यूस्ड करना है तो गामा रेज के प्रोडक्शन से करना पड़ेगा, यानी गामा रे की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके प्लांट में म्यूटेशन होगी। जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटी ऑफ। जया और रत्ना किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। ये क्वेश्चन आता है भी। और जैसे कल्याण सोना ये किसकी है? वीट की वैरायटी है। तो ये कैसी वैरायटी होती है? ये थी सेमी ड्वार्फ वैरायटी। किसकी थी? सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की, जया और रत्ना। या राइस की वैरायटी पूछ लेंगे कौन सी है? जया और रत्ना। इन द हेक्साप्लॉइड, ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दो लेसन को कवर करता है। एक लेसन को कवर करता है ये द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और एक इसको द हेक्साप्लॉइड व्हीट द हैप्लॉइड एन आर द बेसिक एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर। तो क्या होता है ये? एन इज इक्वल टू 21, क्योंकि व्हीट का क्रोमोसोम कितने होते हैं? 42, यानी 21 पेयर होते हैं और एक्चुअली में पहले इसका कितना था? 7। तो इसकी क्या की गई? हेक्साप्लॉइडी की गई, तब जाके क्या बना था? 42। एंड इट्स द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? एलोपोलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। एलोपोलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज को क्या करवाया गया था? क्रॉस करवाया गया था और इनके क्रॉसिंग से बनाई गई थी एक नई वैरायटी जो आज आता है ट्रिटिकम एस्टिमम। ये है वही तुम्हारे टोटल क्वेश्चंस जो मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डिलीटेड लेसन से थे। तो और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी बहुत सारे, क्योंकि डिलीटेड से आते हैं। तुमने पिछले क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, डिलीटेड से क्वेश्चन है। एसिड रेन भी देखा होगा, हिजार्डेल क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता जब तक मेरे साथ जुड़े रहना, और जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आपका बहुत अच्छा मेरे को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है
और यही मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन भी बन रहा है। तो इसी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी तो वही बात है, अभी तो ट्रेलर देखा है, मूवी तो अभी बाकी है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी और जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगी इससे बाहर एक, देखो एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेती, लेकिन 59 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूँ। 59 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे। थैंक यू बच्चों।